गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ROARO के लिए चल रही है। तो यह है टेस्ट नंबर 255। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर वन से लेकर 255 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम GS के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर्स का है। यहाँ पर आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखिए, वर्तमान में अगर हम ट्रोइका कंट्रीज़ को देखें तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी जो है वो भारत कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने की थी, ठीक है। और अगले साल को कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो ये वर्तमान में ट्रोइका कंट्रीज़ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्तमान में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और अभी हाल ही में 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ वो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। ट्रोइका को अगर इसमें देखें तो अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे और यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जैसा कि अभी डायग्राम में आपको दिखाया, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ठीक है, ये 3 कंट्री। बाकी G20 समय के अगर G20 समूह के अगर हम परिचय को देखें तो G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया और जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इम्पोर्टेंट है सदस्य देश, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा G20 का मेंबर है या मेंबर नहीं है? 3 से 4 देशों के नाम एक एक विकल्प में भी देकर पूछ सकता है। तो मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं इसके? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया गणराज्य है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी। तो ये मेंबर हैं G20 के। तो G20 से रिलेटेड इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है सारी, ठीक है। ट्रोइका क्या होता है और G20 का थोड़ा सा परिचय, मेंबर्स कौन कौन से हैं उसमें। तो मोटा मोटा देखें तो नेपाल G20 का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है। उपोष्ण कटिबंध प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस कटिबंध का जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य होता है। दोनों गोलार्ध का मतलब बीच से इक्वेटर है तो ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में पूछ रहा है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणों की अपेक्षाकृत तिरछी होने के कारण इस प्रदेश का तापमान जो है कम हो जाता है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक्स जोन का विस्तार जो है दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है और शीत ऋतु में सूर्य की किरणों की अपेक्षाकृत तिरछा होने के कारण इस प्रदेश का तापमान कम हो जाता है और इस कटिबंध में विस्तृत महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में औसत वार्षिक तापांतर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत के किस राज्य में विस्तृत नहीं है? पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के त्रि जंक्शन पर आधारित है। इसमें शामिल नहीं है तो क्या नहीं है? कुछ भी आ सकता है विकल्प में। झारखंड नहीं है, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, बिहार डाल दे तो वो भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है और यहाँ का पारिस्थितिकी पाईतंत्र घड़ियालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यह अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। कई बार प्रश्न बनाए हमने इक्विनॉक्स पर यानी विषुव पर। विषुव के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? विषुव वर्ष में 2 बार होता है। सूर्य की स्थिति सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होती है यानी 90 डिग्री पर
और विषुव के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। बिल्कुल तीनों के तीनों करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है कि कोई स्टेटमेंट गलत हो इसमें, और यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी दोहराई जाएगी। देखिए, विषुव वर्ष में 2 बार लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर होती हैं। विषुव के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मार्च को या 21 मार्च को। देखिए, 21 मार्च को मनाया जाता है, सी है इसका आंसर, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है ये। देखिए, डाउन सिंड्रोम बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं इससे पीड़ित लोगों के अधिकारों, समावेशिता तथा कल्याण की मुहिम चलाने हेतु वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? विद अस नॉट फॉर अस, विद अस नॉट फॉर अस। और इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में प्रवाहित होने वाली गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पार्वती, नारायणी, मृगनयनी, त्रिशूली। भारत में प्रवाहित होने वाली गंडक नदी नेपाल में जानी जाती है नारायणी के नाम से। बी है इसका आंसर। देखिए, गंडक नदी जो है वो नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और भारत में इसका विस्तार है 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग से प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के मेंबर हैं? ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में वर्ष 2020 में। तो G20 का मेंबर कौन कौन है, ऊपर लिस्ट देखी थी हमने। पहले हम एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर अपने को मिल जाएगा। G20 का मेंबर सिंगापुर नहीं है, कोरिया गणराज्य तो है, तो सारे नहीं है, एलिमिनेट कर दो। ईरान नहीं है, वियतनाम नहीं है, तो सी भी चला जाएगा। न्यूजीलैंड नहीं है, मलेशिया नहीं है, तो बी भी चला जाएगा। अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, देखिए G20 के मेंबर कौन कौन? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है और कोरिया गणराज्य भी है। तुर्की भी है, ऑप्शन ए में ही था। यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नंबर 8 पर आ जाइए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? यह है बिठूर में, ए है इसका आंसर। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बिठूर नामक स्थान पर स्थित है, और इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में इसी स्थान पर रहती थी। नंबर 9 पर आ जाइए। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड तेंदुआ को IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, एक्सटिंक्ट। विलुप्त तो नहीं हुआ ये, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है इसकी स्थिति, यानी वुल्नरेबल है, सुभेद है। एक तो ये क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता है, देखिए पेड़ पर ही बैठा है ये। एक होता है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, तो उसकी अगर संरक्षण स्थिति पूछ ले तो क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड ये दोनों के दोनों वर्तमान में वुल्नरेबल ही हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड आए तो गलत कर देना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आए तो गलत कर देना, विलुप्त तो नहीं हुए हैं अभी। देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड नेपाल में हिमालय की तलहटी और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड या तेंदुआ बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, और मेघालय का राजकीय पशु है ये, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल में सूचीबद्ध किया गया है, और भारत सहित अधिकांश देशों में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। 10वां प्रश्न है, डंफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है?
ये कोई भी टाइगर रिजर्व सीधे सीधे मैच करने के लिए पूछ लेगा, किस राज्य में पूछ लेगा, मिजोरम में है ये। देखिए डंपा टाइगर रिजर्व जो है, डंफा या दम्फा, मिजोरम में स्थित है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसकी विशेषताएं हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमनदीय स्थलाकृति की, ज्वालामुखी स्थलाकृति की, कास्ट स्थलाकृति की, या नदीय स्थलाकृति की? ये बर्फ जैसा लग रहा है लेकिन बर्फ है नहीं है, ठीक है। स्टेलेक्टाइट होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ लटकता है, और स्टेलेग्माइट होता है जो जो ऊपर से नीचे तक लटका और लटकने के बाद कुछ संरचनाएं ऊपर की तरफ पृथ्वी से चलने लगती हैं, तो वो होता है स्टेलेग्माइट। और ये जो है कास्ट स्थलाकृतियां हैं, सी है इसका आंसर, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इमेज में। देखिए स्टेलेक्टाइट की बात करें तो यह एक प्रकार की चट्टान संरचना है जो गुफा की छत से टपकने वाले वर्षा के पानी के खनिजों के अवक्षेपण, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेशन द्वारा निर्मित होता है। और यह एक गुफा की छत से लटकता रहता है, जैसे कि इमेज में देखा। और स्टेलेग्माइट की बात करें तो यह एक प्रकार की चट्टान संरचना है जो छत के टपकने से फर्श पर जमा होने वाली सामग्री के कारण गुफा के फर्श से ऊपर की ओर उगता या चलता है। तो कौन ऊपर से टपकता है, कौन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये भी स्टेटमेंट बनाकर एक बार पूछा था यूपीएससी सिविल सेवा में। एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं, डैश वनों में मिलते हैं, कौन कौन से? शंकुधारी सदाबहार वन, पर्णपाती मानसून वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन। एबोनी हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट इनको चाहिए, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार या हरित वन है ये। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष भर आर्द्रता रहती है, यानी ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी रहेगी तो बारिश होगी। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियों में कौन कौन से वन है? एनी, एबोनी, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, रबर, बीटलनट, जामुन, आम आदि ये वृक्ष हैं सदा हरित वनों के। और इन पेड़ों की छतरियाँ इतनी घनी होती हैं, मतलब पत्ते इनके इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। 13वां प्रश्न है, दो नदियों के नाम है यहाँ पर, वर्धा और मंजीरा, सहायक नदियाँ किसकी? महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, डी है इसका आंसर। गोदावरी की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक के जिले त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इस नदी का जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सों में फैला हुआ। अंत में नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, और गोदावरी कहलाती है दक्षिण की गंगा। कुछ एडिशनल, जैसे कि ऑप्शंस में और नदियां थी, उनकी सहायक नदियों की बात कर लें तो घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। हेमवती, हरंगी, अमरावती, शिमशा ये कावेरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। शिवनाथ, मांड, हब, हसदेव, ओंग जोंग, तेलन ये महानदी की सहायक नदियां हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में सब। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, सी है इसका आंसर। देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, और ये उड़ीसा के संबलपुर शहर के निकट स्थित है। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, अगर पूछ ले तो टिहरी बांध है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी है? भागीरथी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन सा राज्य है? उड़ीसा। नदी कौन सी है? महानदी। और भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध, ठीक है। कलनई बांध तमिलनाडु में। नदी कौन सी है? कावेरी। केन बेतवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? केन बेतवा सहायक नदियां हैं यमुना की, सी है इसका आंसर। देखिए यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? रघुराम राजन समिति, सरकरिया समिति, के कस्तूरी रंगन समिति, या विमल जलान समिति?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरीरंगन समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा के कस्तूरीरंगन समिति द्वारा तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में विचार करना है। देखिए, इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। और जैसा कि आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है कि बच्चे में 14 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। देखिए, जिन बाल के अधिकारों की बात कर रहा है, जिन बच्चों के अधिकारों की बात कर रहा है ये आयोग, तो उसमें 1 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो 14 वर्ष यहाँ पर गलत है, यानी थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है ये। तो पहला दूसरा हो गए करेक्ट, तीसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि जैसा कि आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है बच्चे में 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हैं इसमें, न कि 16 या 14। 18वां प्रश्न है, 138 हेक्टेयर में फैला चेंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन बनने के लिए तैयार है। यह कहाँ स्थित है? वनस्पतिक उद्यान इसको बोलते हैं हिंदी में, तमिलनाडु में विकसित है ये। बी है इसका आंसर। चेंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन बनने के लिए तैयार है, जो 138 हेक्टेयर में फैला है और तमिलनाडु में हाल ही में विकसित हुआ। और वनस्पतिक उद्यान के बारे में बात करें तो पौधों की खोज और अनुसंधान के साथ साथ जैव विविधता आउटरीच के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये वनस्पतिक उद्यान। अगर आप गए हों किसी बॉटनिकल गार्डन में तो ढेर सारे पौधों की प्रजातियां आपको वहां मिलती हैं। देखिए, भारत का सबसे पुराना एकेडमिक बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र वनस्पतिक उद्यान है, भारतीय वनस्पतिक उद्यान है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल है या मार्च है? विश्व मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है अप्रैल में, 25 अप्रैल को। डी है इसका आंसर। देखिए, यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से होने वाली एक बीमारी है, और मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और अन्य फ्लू जैसे लक्षण शामिल हैं। अब इसी से रिलेट करते हुए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? देखिए, मलेरिया भी तो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। उसमें भी कौन सा, नर एनाफ्लीज या मादा एनाफ्लीज? मादा एनाफ्लीज से होता है मलेरिया, तो मलेरिया हो गया। बाकी डेंगू होता है एंडीज के काटने से, पीत ज्वर या पीला बुखार भी एंडीज के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी एंडीज के काटने से होता है। तो 1 2 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 4 ही होगा फिर। सी। देखिए, एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, जबकि एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। और हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2023 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। ठीक है, फिर डेंगू एंडीज से, पीत ज्वर एंडीज से, चिकनगुनिया एंडीज से, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंडीज से, और मलेरिया एनाफ्लीज से, उसमें भी मादा एनाफ्लीज से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।